साथियों, आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। नया विषय है डिवीजन ऑफ होल्डिंग, जोत का विभाजन, जमीन का बंटवारा, खाता तकसीम। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकांश पॉपुलेशन गांव में रहती है और वो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है और ज़मीन के बंटवारे को लेकर आपस में विवाद होते रहते हैं। एक खेत में अगर कई लोगों का हिस्सा है तो वो हिस्सा अलग अलग ना होने पर आए दिन झगड़े होते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं तो सभी से अपील करूंगा, अगर किसी खेत में आपका हिस्सा है तो आप नियमों कानूनों के तहत अपना हिस्सा जरूर अलग करा लें। हो सकता है आज आप सबके बीच में अच्छे संबंध हों लेकिन कल खराब हो सकते हैं। ऐसा होने पर फिर दिक्कत आती है। तो पहले से ही अपनी ज़मीन को अलग अलग करा लें। इसी विषय को लेकर आज आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फॉलो कर रहे हैं। जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों, फॉलो ना कर रहे हो, तो उनसे अनुरोध रहेगा वो सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, जिससे भूमि संबंधी मोटी मोटी जानकारियाँ उनको हों, मेरे वीडियो देखने को मिले और कानूनी ज्ञान जब रहेगा तो झगड़े गांव में कम होंगे ज़मीन संबंधी। इसी को भाव को लेकर के मैं आपके समक्ष तरह तरह के कानूनों को वीडियो बना करके पेश कर रहा हूं और ज़रूर इन पूरे वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको लाभ होगा। आज जो विषय चुना है वो विषय है बंटवारा, खाता तकसीम, जोत का विभाजन, डिवीजन ऑफ होल्डिंग। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116, धारा 117 में जमीन के विभाजन के लिए, डिवीजन ऑफ होल्डिंग, बंटवारे के लिए विस्तृत रूप से व्यवस्था की गई है तथा इन धाराओं के लिए जो विहित प्रक्रिया अपनाई जानी है बंटवारे की, उसके संबंध में नियमावली में नियम 107, 108, 109 में पूरी विहित प्रक्रिया दी है कि बंटवारा किस प्रकार होगा। साथियों, कोई भी सह खातेदार या किसी जमीन के टुकड़े में, खाते में उसका अंश है और वो अपने अंश को अलग कराना चाहता है तो वह धारा 116(1) के अंतर्गत उसको यह अधिकार है कि वह वाद दायर करके अपने भूमि के टुकड़े के में जो अंश है उसको अलग करा सकता है। धारा 116(2) में प्रत्येक न्यायालय जो है ऐसी जोत के विद्यमान वृक्षों, कुओं और अन्य जो सुधार का हुआ है, जैसे ट्यूबवेल लग गया है, उसमें कोई और चीज़ है, तो जो सुधार उस खेत में किए गए उनका भी विभाजन कर सकता है। लेकिन जहाँ पर ऐसा विभाजन करना संभव ना हो, इन कुओं का, इन वृक्षों का, इन सुधार के कामों का जो उन खेत में है, तो उनका मूल्यांकन विहित रीत से किया जाएगा और उसके विभाजन के समय उसका समायोजन किया जाएगा। साथियों, जहां ग्राम पंचायत से भिन्न, मान लीजिए एक गाटा है, उसमें कोई 3 लोग सह खातेदार हैं, तो आपस में इस धारा के अंतर्गत वाद दायर करके अपना अपना अंश अलग करा सकते हैं और खाता तकसीम कर सकते हैं। सबके अलग अलग खाते बन सकते हैं। उसके लिए उनको वाद दायर करना है। लेकिन धारा 116(3) में कहा गया है जहां सह खातेदार समान हो तो वह एक से अधिक जोतों के लिए एक ही वाद दायर कर सकते हैं। मान लीजिए गाटा नंबर 102 है, उसमें 3 लोग कोई सह खातेदार हैं, उनके अंश हैं, और गाटा नंबर 1 दूसरा है जिसका एक दूसरा खाता बना हुआ है, तो उसके भी कई सह खातेदार वो हैं, तो एक ही संयुक्त रूप से एक ही वाद दायर कर सकते हैं। यह व्यवस्था भी धारा 116(3) में की गई है। 116(4) में क्या कहा गया है? ऐसे बंटवारे के वादों में सभी को ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जाना जरूरी है। तो ग्राम पंचायत को पक्षकार भी बनाया जाएगा। ये धारा 116 है। अब 117 की बात करते हैं। 117 में कहा गया है कि बंटवारे के वाद को कहां दायर किया जाएगा? सहायक कलेक्टर के न्यायालय में, उप जिलाधिकारी के न्यायालय में, या वाद एसडीओ की कोर्ट में ये वाद दायर किया
जाएगा। प्रत्येक ऐसे सहायक कलेक्टर क्या करेगा, प्रत्येक ऐसे विभाजन के संबंध में देय भू राजस्व, देखिए एक खाता है उसमें लगान लगती है, वो लगान उस खाते के पूरी थी, अब इस लगान इस भू राजस्व का भी वो प्रभावित करेगा और अंतिम डिग्री जो पारित होगी, इसमें जो भी अंतिम डिग्री पारित होगी उस तारीख के पूर्व जो राजस्व बकाया था भू राजस्व, उस पर देनदारी किसकी होगी, उस पर सभी की संयुक्त देनदारी होगी। यह 117 में व्यवस्था की गई है। जोतों के विभाजन के लिए, बंटवारे के लिए धारा 116(17) के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं, नियमावली में नियम 107, 108, 109 विस्तार से इसमें प्रक्रिया दी गई है बंटवारे की। 107 नियम ये कहता है, जोतों के विभाजन के लिए वाद पत्र में कुआं अगर है खेत में उसका भी अंकन होगा, वृक्ष लगे हैं तो उसका भी अंकन होगा, अन्य सुविधाएं अगर आपने उसमें बनाई है जैसे ट्यूबवेल आदि उनका भी अंकन होगा। इसके अलावा वाद पत्र में क्या अंकन किया जाएगा, जो मुकदमा तैयार करेंगे, सूट तैयार करेंगे न्यायालय में, सहायक कलेक्टर के न्यायालय में दायर करने के लिए, उसमें इन चीज़ों के अंकन के साथ वादी का नाम और पिता, जो मुकदमा दायर कर रहा है वादी, उसका नाम, उसके पिता का नाम और उसका पता। जोत में जो अन्य अंशधारक हैं, खातेदार हैं, उनका नाम, उनके पिता का नाम और उनका पता। वादी का जो वाद दायर कर रहा है वो अपना अंश भी इसमें लिखेगा। वादी द्वारा जो दावा किया गया है कि हमारा अंश इतना है, उसका भी अंकन इस वाद पत्र में करेगा। अन्य सह खातेदार जो हैं जिनको प्रतिवादी बनाया जाएगा, उनका भी अंश वाद पत्र में लिखा जाएगा। जोत की खसरा कौन से खाता गाटा के बंटवारा आप चाहते हैं, उन खसरा संख्याओं का नंबर, उनका क्षेत्रफल और उनकी लगान। खसरा नंबर क्या है, क्षेत्रफल क्या है और भू राजस्व क्या है, इसका भी अंकन इस वाद पत्र में किया जाएगा। वादी अभिलिखित अथवा अनअभिलिखित है, इसका भी अंकन किया जाएगा। इस प्रकार वह वाद पत्र तैयार करेगा और नियम 107 में ये वाद पत्र में क्या क्या होगा यह स्पष्ट कर दिया गया। इस वाद पत्र के साथ क्या संलग्न करेगा, खतौनी और अन्य अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करके, जो वह उचित समझता है, ये तो जरूरी हो गई खतौनी और अन्य अभिलेख जो भूल अभिलेख हैं उनकी सत्यापित प्रतियां संलग्न करके सहायक कलेक्टर के न्यायालय में, जो उप जिलाधिकारी का न्यायालय है, उसमें इस वाद को दायर कर देगा बंटवारे के लिए कि मेरा इस गाटाओं में ये अंश है और मेरा ये अलग कर दिया जाए। तो ये व्यवस्था नियम 107 में दी गई है। नियम 108 में जहां एक से अधिक जोत के लिए वाद हो, वहां पर विवरण पत्र में सभी जोतों के लिए, मान लीजिए कई जोतों का बंटवारा आप एक साथ करा रहे हैं जिसमें सभी आप खातेदार समान हैं, तो आप संयुक्त रूप से एक ही वाद पत्र के माध्यम से आप एक वाद के माध्यम से ही बंटवारा करा सकते हैं। तो वहां ये कहा गया है उसमें सभी जोतों के विवरण दिए जाएंगे। ये नियम 108 में व्यवस्था की गई है। नियम 109 में कहा गया है, अगर नियम 107 और 8 के अनुसार वाद पत्र में कोई कमी नहीं है, उस अनुरूप तैयार किया गया है और वह उप जिलाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है, तो कोई कमी ना होने पर इस दावे को, इस मुकदमे को न्यायालय में दर्ज कर लिया जाएगा और प्रतिवादी गणों को अपना लिखित अभिकथन दाखिल करने के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे दावों का निस्तारण जो किस प्रक्रिया के तहत होगा, या सिविल प्रक्रिया संहिता की 1908 के प्रावधानों के अनुसार इसका आगे की कार्रवाई होगी। मतलब सीपीसी 1908 इस प्रक्रिया में लागू होगी। साथियों, न्यायालय में वादी के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद न्यायालय सभी प्रतिवादी गणों को अपना लिखित अभिकथन दाखिल करने हेतु बुलाएगा। ये मैंने आपको बताया। अब इसके बाद क्या करेगा, न्यायालय सभी पक्षों के साथ लेगा, सभी का लिखित अभिकथन लेगा, उसकी सुनवाई करेगा, उसके बाद एक प्रारंभिक आदेश पारित करेगा और इस प्रारंभिक आदेश में वो अंशों को तय करेगा कि इस जोत में
वादी और प्रतिवादी गणों का क्या क्या अंश है, और ये विस्तृत आदेश पारित करेगा। ये आदेश जो पारित करेगा वो प्रारंभिक डिग्री भी साथ साथ पारित होगी। इसके बाद वह जो गाटे हैं उसमें उनका मूल्यांकन भी करेगा। मूल्यांकन सर्किल रेट के आधार पर रहेगा, क्योंकि हर जमीन का सर्किल रेट अलग अलग होता है। कोई ज़मीन कमर्शियल की होती, कोई आवासीय प्रयोजन योग्य होती, कोई बहुत खराब होती है। तो इसलिए हर जमीन का, हर गाटे का उसके द्वारा सर्किल रेट जो प्रचलित होगा उस समय कलेक्टर का रेट, उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही साथ अगर उसके द्वारा ये डिग्री उसका दावा कर दिया जाता है, वादी का अंश घोषित कर दिया जाता है, तो वह लेखपाल को कुर्रे बनाने के लिए आदेश करेगा। लेखपाल कुर्रे बनाने के लिए नियम में दी गई व्यवस्था विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सिद्धांतों का पालन करते हुए कुर्रे बनाएगा, और इस कार्य के लिए उसको 1 महीने का समय नियमावली में दिया गया है कि यह कार्य वो कितने दिनों में करेगा। यह कार्य वह 30 दिनों में करेगा कुर्रे बनाने का, और कुर्रे बना करके न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। नियम 109 उपनियम 5, इसमें वो सारे सिद्धांत दिए गए हैं जिनका पालन करते हुए लेखपाल सभी सहखातेदारों के लिए जो जिस जमीन का, जिस जोत का बंटवारा हो रहा उसमें बंटवारे के संबंध में सबके अंशों के हिसाब से कुर्रे तैयार करेगा और जिन सिद्धांतों का वो पालन करेगा। 109(5) में ये सिद्धांत दिए गए हैं। ये 7 सिद्धांत हैं। सबसे पहला तो यह है, प्रत्येक पक्षकार को जोत में उसके अंश के अनुपात में गाटा अथवा गाटाओं को आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक पक्षकार को जोत में उसके अंश के अनुपात में गाटा, एक गाटा को भी आवंटित कर सकता है और यह गाटाओं को आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भाग यथासंभव संगत होगा, कॉम्पैक्ट होगा। यह नहीं कि अलग अलग उसको दे दे, यथासंभव कॉम्पैक्ट होगा। जहां तक संभव हो सकेगा किसी पक्षकार को ना तो सारी की सारी जमीन खराब वाली दी जाएगी, ना तो सारी की सारी जमीन अच्छी वाली, अच्छी श्रेणी वाली दी जाएगी। जहां तक संभव होगा वर्तमान खेतों को, मान लीजिए कोई गाटा है तो उसको विभक्त ना करना पड़े, यह भी प्रयास लेखपाल को कुर्रे बनाते समय करना है। ऐसे गाटे जो किसी खातेदार के कब्जे में अलग से हो, यथासंभव उस खातेदार को आवंटित किए जाएंगे यदि वे उसके अंश से अधिक ना हो। मान लीजिए 105 नंबर का गाटा है, उसका रकबा 2 बीघा का है और उसका अंश जो है, जो वादी का बनता है, वो 2 बीघे से कम है, तो उसको पूरा पूरा गाटा कर देंगे। अगर उस गाटे का रकबा ज्यादा है तो उसको उसका भाग दे देंगे। यदि गाटा या उसका कोई भाग वाणिज्यिक मूल्य अथवा सड़क, आबादी या किसी अन्य वाणिज्यिक मूल्य वादी भूमि से लगा हुआ है तो उसे प्रत्येक खातेदार को आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा। अगर वो किसी कमर्शियल लैंड से लगा हुआ गाटा है तो सभी खातेदारों को, सहखातेदारों को उसमें आनुपातिक रूप से हिस्सा जो कुर्रे बनाए जाएंगे उसमें दिया जाएगा। जब लेखपाल द्वारा कुर्रे से संबंधित आख्या प्रेषित की जाएगी, उस पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी पक्षकारों को। पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। लेखपाल के विरुद्ध हो सकता है, जो लेखपाल के रिपोर्ट आई है, आख्या आई है न्यायालय में जिलाधिकारी के, हो सकता है कोई उस पर आपत्ति दाखिल करे, हो सकता है कोई दाखिल ना करे। अगर आपत्ति दाखिल होती है तो उस पर समुचित विचार कर न्यायालय आदेश पारित करेगा। यदि न्यायालय द्वारा आख्या और कुर्रे की पुष्टि कर दी जाती है उप जिलाधिकारी द्वारा, तब अंतिम डिग्री बनाई जाएगी। अब इस प्रकार आपने देखा, अंशों का निर्धारण जब किया तो प्रारंभिक डिग्री बनी थी। अब कुर्रे अगर पुष्ट कर दिए गए और लेखपाल की आख्या की पुष्टि हो गई कि ये जो कुर्रे बने हैं इनकी पुष्टि हो गई, तो उसका जो है अंतिम डिग्री बनाई जाएगी। साथियों, इस अंतिम डिग्री जो पारित होगी और बनेगी, उसमें वादी के अंश को प्रतिवादी अंश से सीमांकन द्वारा पृथक कर दिया जाएगा।
अभिलेखों पर एक मानचित्र रखेगा जिसमें वादी को दी जाने वाली संपत्तियों को प्रतिवादी को दी जाने वाली संपत्तियों से पृथक विभिन्न रंगों से दर्शाया जाएगा। इसमें तीसरा ये भी होगा, पक्षों द्वारा देय भू राजस्व को भी विभाजित करेगा। मान लीजिए जो लगान पहले संयुक्त रूप से आती थी, जो इसको आवंटित हुआ हिस्सा, उसकी लगान कितनी बनती है, तो भू राजस्व को भी सभी में विभाजित कर देगा। अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र को भी तदनुसार संशोधित कर देगा। इस प्रकार जो मानचित्र बना हुआ है उसमें जो आकृति बनी थी उस गाटे की, उस गाटे में जो वादी को अंश मिला है उसकी आकृति भी बना दी जाएगी। इस प्रकार पूर्ण रूप से बंटवारे की प्रक्रिया संपन्न होती है। नियम 109(10) में यह व्यवस्था की गई है कि उप जिलाधिकारी इस बंटवारे के बाद को यथासंभव प्रयास करेगा कि 6 महीने के अंदर निस्तारित कर दे। 6 महीने की समय सीमा। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में विभिन्न कार्यों के लिए समय सीमाएं भी निर्धारित की हैं। पहले ये समय सीमाएं निर्धारित नहीं होती थी, तो शासन की मंशा है कि जल्दी से जल्दी भूमि संबंधी विवाद निस्तारण हो, इसलिए समय सीमा निर्धारित है। जैसे लेखपाल को 1 महीने के अंदर कुर्रे दाखिल करने हैं। अगर कोई लेखपाल 1 महीने में कुर्रे बना के दाखिल नहीं करता है तो आप शिकायत उसकी कर सकते हैं, IGRS पर कर सकते हैं, 1076 हेल्पलाइन पर कर सकते हैं कि लेखपाल लापरवाही करता है, उप जिलाधिकारी को कर सकते हैं, तहसीलदार को कर सकते हैं। इसी प्रकार उप जिलाधिकारी को भी बाउंड किया गया है कि वो प्रयास करेगा 6 महीने में वाद का निस्तारण करे। अगर 6 महीने में वो वाद के निस्तारण में असफल रहता है तो उसको पत्रावली पर कारण अभिलिखित करना पड़ेगा। तो अगर वो कारण नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब वो तारीख पे तारीख लगाने वाली उसमें विश्वास कर रहे हैं, तो आप उनको ध्यान दिलाइए इस नियम के तहत। और सभी उप जिलाधिकारियों से विनती रहेगी, ये विवाद का मुख्य कारण है बंटवारा। अगर जमीन सबकी अलग अलग हो जाए, नक्शे में भी अलग हो जाए, मौके पर भी अलग हो जाए, तो कोई विवाद नहीं रहेगा, झगड़ा नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इसमें युद्ध स्तर पर कार्य करने की जरूरत उप जिलाधिकारी को भी होती है। वो भी सुनिश्चित कर लेंगे अगर कि सबके जो वादी के जो मुकदमा है वो शीघ्र निस्तारित हो तो और अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह जो हमारी अधिकांश पॉपुलेशन जो गांव में रहती, जो खेती से जुड़ी है, उसके सामने यह प्रश्न जरूर आता है। भले आज आपके बीच में सबके बीच में अच्छे संबंध हो, लेकिन अगर संयुक्त रूप से खातेदार हो, खातेदार किसी जमीन में हो, तो अपना हिस्सा जरूर अलग करा लेना। उसके लिए वाद दायर करके अपनी जमीन अलग करा लो, नक्शे में भी अलग करा लो, मौके पे भी अलग करा लो, अच्छा रहेगा। पुनः अनुरोध रहेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि ना किया हो, और फॉलो करते रहें। भूमि संबंधी मोटी मोटी जानकारियाँ के जो वीडियो हम बनाएंगे और इस पर अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। उनको देखते रहिए और दूसरों तक इस ज्ञान को पहुंचाते रहिए। धन्यवाद।